मेरा नाम सुमित है। अगर मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ और मैं आपको इस चैनल पर डिजिटल मार्केटिंग के सभी पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ और ये बताता हूँ कि ऑनलाइन मनी कैसे कमाएं, ऑनलाइन ग्रो कैसे करें, ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट कैसे करें, ऑनलाइन प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करें। तो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें सभी इंफॉर्मेशन दी है अपने बारे में कि हम किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से आपको वीडियो को देखना है, समझना है और उसके बाद उस वीडियो में आप देख सकते हो कि हम किस तरीके से वर्क करते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो के बारे में देख सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए आपको जिस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है उस टॉपिक के ऊपर लेके चलता हूँ। मैंने पिछली बार जो वीडियो थी उसमें किसी का कमेंट आया हुआ था कि सर हम एसईओ प्रपोजल के ऊपर एक वीडियो बना के दो, क्योंकि हम क्लाइंट को एसईओ प्रपोजल भेजते हैं पर कोई क्लाइंट हमें रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो ये हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो मैंने उसको कमेंट को पढ़ा और उनके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल प्रोसेस बताऊँगा। इस प्रोसेस को मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पहले मैं भी इस चीज़ को फेस करता था पर अब मेरे को इन प्रपोजल के जैसे आइडिया मिल चुके हैं तो वो आइडिया मैं आपको शेयर करता हूँ। और मेरे पास अभी काफ़ी क्लाइंट है। किसी टाइम मैं आपको अपनी सारी फ्रीलांसिंग प्रोफाइलों के लिंक का स्क्रीनशॉट सेंड करूँगा और दिखाऊंगा आपको कि मेरी प्रोफाइलें किस लेवल पे हैं। तो मैं इस प्रपोजल आप मेरी प्रोफाइलों को अच्छे तरीके से चेक कर सकते हो और आप देख सकते हो कि मेरी प्रोफाइलें आज किस लेवल पे हैं। और ये प्रोफाइलें मैंने अपने इन्हीं प्रपोजलों की हेल्प से मैंने क्लाइंट को बनाया है और अपनी प्रोफाइलों पे लेके आया हूँ। तो आप भी इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आई होप आपको बहुत सारे क्लाइंट मिलेंगे। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सीधा डायरेक्ट फ़ोन की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से प्रपोजल हमें करना होता है। तो हम आ गए हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। इस फ़ोन की स्क्रीन में मैंने काफ़ी प्रपोजल बनाए हुए हैं और उसमें ये लिखा हुआ है, उसमें मैंने 2 प्रपोजल अभी बनाए हैं स्पेशल आपको दिखाने के लिए, आपको हर चीज़ क्लियर करने के लिए। इसमें पहले हम डिस्कशन करेंगे एसईओ प्रपोजल कैसे बनाएं। उसके बाद हमने ये बनाया हुआ है कि नोट राइट प्रपोजल दिस टाइप, तो कि इस टाइप का प्रपोजल हमें नहीं बनाना चाहिए। तो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम एसईओ प्रपोजल पे जाते हैं और यहाँ से आपको हर पॉइंट को क्लियर करता हूँ किस तरीके से बनाने चाहिए किस तरीके से नहीं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखो, सबसे पहले मैंने इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं व्हाट इज़ एसईओ प्रपोजल। तो सबसे पहले आप प्रपोजल बना रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसईओ प्रपोजल होता क्या है। एसईओ प्रपोजल ये होता है कि हम क्लाइंट को अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम किस तरीके से वर्क करते हैं, हमारा कितना एक्सपीरियंस है। हम उसको हर चीज़ बताते हैं कि हमने इतने प्रोजेक्ट पे इतने प्रोजेक्टों को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, इतनी वेबसाइटों को रैंक किया है। तो ये चीज़ें बतानी होती है क्लाइंट को। उसके बाद क्लाइंट हमारे प्रपोजल को रीड करता है तो उसके बाद फिर वो बताता है कि ये ट्रू कर रहे हैं या फिर वैसे ही इनको नहीं पता वैसे ही बोल रहे हैं। तो उसके बाद वो रिप्लाई देता है। ठीक है, ये वीडियो मैं पीछे से बना सकता था पर उसने कमेंट बॉक्स में लव नाम था आई थिंक उनका, उन्होंने मुझसे पूछा है कि सर फ़ोन से बनाना सिखाओ हमें, हम इससे फ़ोन से बनाना सीखेंगे वीडियो, पीसी से नहीं। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को फ़ोन से बनाने के लिए ये आपके लिए डॉक्स बनाए हैं। ठीक है, तो उसमें व्हाट इज एसईओ प्रपोजल का आपको पता लग गया होगा कि एसईओ प्रपोजल क्या है। उसके बाद आ जाती है थिंग्स टू कंसीडर व्हेन क्रिएटिंग एसईओ प्रपोजल। मतलब कि जो प्रपोजल में आप लिख रहे हो आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए सब, कि ये इस प्रपोजल में मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ मैं उन चीज़ों को कर सकता हूँ, उन चीज़ों का मेरे को एक्सपीरियंस है। प्रपोजल में सिर्फ वही चीज़ें लिखनी होती है जिसको हम अच्छे तरीके से कर सकते हो, और जिसको हम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हो तो वो लिखने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो इसके लिए तो ये सब चीज़ें मैंने एक ही डेफिनेशन में कवर करती है। तो उसका सीधा सा मतलब यही है, थिंग्स टू कंसीडर व्हेन क्रिएटिंग एसईओ प्रपोजल। कि एसईओ प्रपोजल बनाने के लिए हमें किस प्रकार से हमें सोच के लिखना चाहिए कि क्या हमारे लिए बेनिफिट है, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। हमें एग्जैक्ट चीज़ लिखनी है, कोई फालतू चीज़ें नहीं लिखनी। कभी कुछ लिख दो कि हम ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं, और बाद में जब क्लाइंट का रिस्पॉन्स आए तो आप फिर कहो कि सर ये तो हमको पता ही नहीं। क्लाइंट कहेगा आपने प्रपोजल में क्यों लिखी। तो
तो इन चीज़ों को थोड़ा बड़ा ध्यान रखना। इसलिए मैं इसकी थोड़ी वीडियो लॉन्ग जरूर हो सकती है, पर यह है कि इसमें आपको प्रपोजल बनाने के लिए सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला पॉइंट है हाउ टू मेक एसईओ प्रपोजल फॉर क्लाइंट्स। ये सब चीज़ें मैंने एक ही डेफिनेशन में कवर करती हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें स्टार्ट किस तरीके से करना है प्रपोजल को, जिससे अच्छे इंप्रेशन पड़े, क्लाइंट उसको अच्छे तरीके से पढ़े कि इसने जो बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, उसको थोड़ा इंप्रेशन हमें इस तरीके से देना होता है जो क्लाइंट पढ़ के ही एकदम हमारे पास रिप्लाई करे कि हाँ बड़ी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये बंदा मेरे काम का है, ये हमारे लिए वर्क कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेलो डियर हायरिंग मैनेजर। मतलब स्टार्टिंग में हम सबसे पहले कि जैसे कि किसी को एप्लीकेशन देते थे इन स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, तो सबसे पहले हम ये लिखते थे हेलो टू एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल, ऐसा कुछ लिखते थे। तो पर अब इसमें हम क्लाइंट को दे रहे हैं, तो फिर हम इसमें हायरिंग मैनेजर लिख सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं हेलो सर मैम, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने थोड़ा अपने बारे में कुछ लिखा है, मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। ये मैंने थोड़ी इंट्रोडक्शन लिखी है। और प्रपोजल बनाते के टाइम थोड़ा एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी उसमें ज़्यादा कुछ मत लिखना। कभी लिख दो, कभी इतना बड़ा लिख दो कि क्लाइंट पढ़ने से पहले ही सोचे कि क्या फ़ायदा, इतना बड़ा लिखा हो, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक चीज़ को पढ़े। सिर्फ उसमें मेन मेन चीज़ें लिखनी होती है और अच्छे अच्छे पॉइंट को हाईलाइटेड करना होता है कि किस तरीके से क्लाइंट इन सीधी नज़र क्लाइंट की इन पॉइंट्स पे पढ़े और मुझे हायर करने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो मैंने जिस तरीके से लिखा है आप उस तरीके से प्रपोजल लिखोगे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको 100% जॉब मिलेगी, हर क्लाइंट आपको रिस्पॉन्स दूंगे, ठीक है। तो मैं इसको बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा हुआ है माई सेल्फ इज सुमित, आई हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस इन एसईओ। तो मतलब कि मैंने थोड़ा ऐसा लिखा हुआ है कि मेरा नाम सुमित है, सबसे पहले अपना नाम बता देना है कि मेरा कितना एक्सपीरियंस है एसईओ में, एंड आई हैव रैंक्ड ऑन मोर साइट ऑन गूगल, बिंग, याहू एंड अदर। तो मतलब कि मैं काफ़ी साइटों को रैंक कर चुका हूँ, गूगल पे, बिंग पे, याहू पे एंड अदर प्लेटफॉर्म जो भी सर्च इंजन होते हैं, ठीक है। यू कैन ट्रस्ट ऑन माई सर्विस, बस इतना लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, ज़्यादा मैं डिटेल नहीं देनी कि आगे मैंने इतने प्रोजेक्ट किए हैं, मैंने उस वेबसाइट को वहाँ पे रैंक किया है, मैंने उस कीवर्ड को इतने उससे रैंक किया, ऐसा कुछ नहीं लिखना, सिंपल इंट्रोडक्शन देनी है। ज़्यादा कुछ लिखोगे तो क्लाइंट इतना पढ़ने, क्लाइंट के पास टाइम नहीं होगा, तो उस बंदे के पास जाएगा जिसने बिल्कुल यूनिक और अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है नाउ आई वांट टू शेयर माय ऑल एसईओ प्लान। मतलब कि इसमें मैं आपको अब अपने सभी एसईओ प्लान के बारे में शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है, अगर आपको सही नहीं दिख रहा अच्छे तरीके से तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, क्योंकि आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। मेरा यही मोटिवेट है कि आप इसको पढ़ने के बाद आपको कोई दिक्कत ना रहे प्रपोजल बनाने में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है मैंने एसईओ प्लान। मतलब कि जहाँ एसईओ की बात आती है वहाँ पे सबसे पहले प्लानिंग की ज़रूरत होती है कि हम एसईओ कैसे करें, किसी वेबसाइट को रैंक कैसे करें, किसी के प्रोडक्ट को रैंक कैसे करें, किसी के यूट्यूब चैनल को रैंक कैसे करें। तो वो एक प्लान बनाना होता है हमें अच्छे तरीके से कि जिससे हम अच्छा वर्क कर सकें और क्लाइंट भी हमें सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें आ जाता है साइट ऑडिट। साइट ऑडिट होता है कि हम पूरी साइट को चेक करते हैं कि इस साइट में इस साइट की पोजीशन क्या है, इस साइट पे ट्रैफिक कितना है, कैसे इस साइट की डिजाइनिंग है, साइट की स्पीड क्या है, वो सब चीज़ें हम चेक करते हैं। साइट के मतलब हर चीज़ ऑन पेज कैसे करते हैं, साइट का ऑन पेज के जो एरर हैं वो फिक्स किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, जो मेन पैरामीटर होते हैं ऑन पेज के वो भी मैं आपको निचले स्टेप में सारे बताऊँगा। ये तो मैं थोड़ा मैनुअली बता रहा हूँ क्योंकि इसमें यह है कि मैं आपको प्रपोजल के बारे में ही बता रहा हूँ कि कैसे लिखें। नहीं तो मैं आपको जो पैरामीटर मैं इसमें शेयर कर रहा हूँ तो आपको 1 बाय 1 हर पार्ट से रिलेटेड वीडियो मिलेगी, और हर पार्ट्स के 1 2 3 पार्ट्स मैं ज़रूर बनाऊँगा जिससे कि आपको थोड़ी सी दिक्कत ना रहे कुछ भी समझने में, ठीक है। तो साइट ऑडिट को आप समझ गए होंगे। उसके बाद आता है चेक यूर साइट पोजीशन। तो हम ये चेक करते हैं, जैसे गूगल पे कर लिया, याहू पे कर लिया, कि इस साइट की पोजीशन कहाँ है, इसके ऊपर कितने ऐसी वेबसाइटें हैं जो रैंक कर रही हो। तो फिर हमको उन वेबसाइटों को फॉलो करना होता है कि जिस तरीके से वो रैंक कर रही है तो हम अपनी वेबसाइटों को उससे बेस्ट तरीके से आगे लेके चलें, ठीक है। उसको क्या देते हैं कॉम्पिटिटर, जो आपको पता ही हो अगर आप एसईओ करते हो तो।
ठीक है, उसमें कॉम्पिटिटर बोल देते हैं उसको। तो थर्ड पॉइंट में वही बात आ जाती है, चेक यूर कॉम्पिटिटर वेबसाइट टू कंफर्म ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस एंड बैक लिंकिंग प्रोसेस। थोड़ा जूम कर देता हूँ। वही कॉम्पिटिटर की बात आ गई कि हम कॉम्पिटिटर को चेक करेंगे उसने ऑन पेज कैसे किया हुआ है, उसके ऑन पेज के कितने एरर फिक्स हैं, उसने हर चीज़ को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, साइट मैप मेटा टैग अच्छे तरीके से जनरेट किए हुए हैं। तो वो चीज़ें हम चेक करते हैं, क्योंकि ऑन पेज में हम बहुत गलती भी करते हैं कि हम ऑन पेज अच्छे तरीके से नहीं करते। पर ऑन पेज एसईओ का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑन पेज पे ही कोई भी सर्च इंजन है वो ये देखता है कि ये वेबसाइट किस तरीके से हमें आगे लेके जानी है, इसने क्या क्या इसमें टैग्स ऐड किए हुए हैं, तो उसके हिसाब से ही वो साइट को आगे लेके चलता है। ठीक है तो ये हो गई ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस एंड बैक लिंकिंग प्रोसेस। मतलब बैक लिंक आ जाते हैं ऑफ पेज लिंक बिल्डिंग में, कि जैसे कि अपनी वेबसाइट को किसी अदर वेबसाइट से लिंक कराना। ठीक है, इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि ऑन पेज एसईओ के क्या होते हैं, ऑफ पेज एसईओ के, वो मैं प्रॉपर बनाऊंगा। अभी आप थोड़ा जो इस टॉपिक पे है तो मैं अभी इस टॉपिक को थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। तो उसके बाद हम लिखेंगे ऑन पेज एसईओ के प्रोसेस, कि ऑन पेज एसईओ में क्या क्या कर सकते हैं। इसमें जैसे लिखा हो वेबसाइट एनालिसिस एंड ट्रबल शूटिंग, तो मतलब कि ये मैंने ऊपर बता दिया है कि वेबसाइट को ऑडिट करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या ट्रैफिक आ रहा है, क्या रैंक है, वो चीज़ें मैं ऊपर क्लियर कर चुका हूँ। उसके बाद है टाइटल ऑप्टिमाइजेशन। टाइटल ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑन पेज का, क्योंकि टाइटल से ही गूगल हमारी वेबसाइट को अच्छे तरीके से समझता है और उसको ऊपर रैंक कराता है। तो टाइटल में हम वो चीज़ें यूज करते हैं जो जिससे रिलेवेंट हमारी वेबसाइट होती है। पहले जैसे वेबसाइट का नाम यूज कर लिया, उसके बाद उसमें हम कीवर्ड ऐड करते हैं कि कीवर्ड टाइटल और कीवर्ड को दोनों को मिक्स करते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पूरे ऑन पेज के प्रोसेस में। जब तक टाइटल और कीवर्ड मिक्स नहीं होंगे तो हमारी वेबसाइट को रैंक आने में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इन चीज़ों का अगर आप एसईओ प्रपोजल के लिए वीडियो कह रहे हो तो इन चीज़ों का आपको शायद पता भी हो। मैं जो कुछ मेरे को पता है इसमें मैं बता रहा हूँ। बाकी आप अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता है तो इनको मत लिखना, अगर आपको इन चीज़ों को पता है तो इसको ज़रूर ऐड करना। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन। मेटा टैग्स में होते हैं जैसे कीवर्ड, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूरे साइट के कोडिंग को डिपेंड करती है कि अगर ये चीज़ हमारी उसमें हमने ऐड नहीं की ना साइट में, तो हमारी साइट को रैंक होने में बड़ा टाइम लग जाता है, साइट आगे चलती ही नहीं, ऑप्टिमाइज ही नहीं होती अच्छे तरीके से वो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, जब कोई वेबसाइट है, जब वेबसाइट को आप देखोगे, मैटर जैसे कि ऊपर की वेबसाइट का नाम जैसे कि मैं अपनी एक वेबसाइट का नाम बताता हूँ, NH डिजिटल वर्ल्ड। तो उसका हमने एक तो नेम डाल दिया, उसके बाद हमने क्या डाला कि किसके बारे में साइट है, वो चीज़ भी दिखानी ज़रूरी होती है कि ये साइट किसके बारे में है। ठीक है, तो उसमें आगे जैसे मैंने डाला हुआ है अपडेट यू डिजिटल करंट अफेयर, तो भाई ये डिजिटल करंट अफेयर से हमें अपडेट कराती है। तो ये चीज़ मेटा टैग्स होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत हम डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। जो टाइटल होगा हमारा, जो कीवर्ड होगा, वो चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करेंगे। डिस्क्रिप्शन को हम इस तरीके से लिखेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन को, जिसमें ये चीज़ें सब क्लियर हो जाए, टाइटल भी ऐड हो जाए, कीवर्ड भी ऐड हो जाए, तभी हमारी साइट के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा और गूगल उसको बड़ी स्पीड से अप लेके जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन वही बात है जो मैंने आपको बताया कि टाइटल में कीवर्ड इंक्लूड करो, मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड इंक्लूड करो, तो ये वही ऑप्टिमाइजेशन है, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद आते हैं गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स। ये गूगल के सबसे बड़े वेब मास्टर टूल हैं। गूगल सर्च कंसोल में हम अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं तो उसके बाद हम उसका सारा एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि कितने पीपल्स ने हमारी साइट को लाइक किया है, कितने पीपल ने हमें इम्प्रेशन दिए हैं, कितने पीपल्स ने हमारी साइट के पे क्लिक किया है, तो वो सब चीज़ें गूगल सर्च कंसोल में ऐड होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है गूगल एनालिटिक का प्रोसेस थोड़ा सेम ही है। उसमें हम ये देखते हैं कि कितने नए यूज़र हमारी वेबसाइट पे आए हैं, पिछले 7 डेज में कितने आए हैं, कि पिछले 10 दिन में कितने आए हैं। तो इन चीज़ों को, ये टूल काफ़ी बड़े हैं, तो इन चीज़ों के लिए तो अलग अलग वीडियो बनेगी, उसके लिए अलग अलग पार्ट में इनको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। ये थोड़ा मैनुअली है, इनकी थोड़ी डेफिनेशन देने के लिए। साइट मैप, उसके बाद आता है साइट मैप में होता है कि गूगल को दिखाना होता है कि ये हमारी साइट का साइट मैप है, आप इसको अप लेके जाओ। तो गूगल साइट मैप को देता है, गूगल्स के बोट्स होते हैं वो साइट मैप को ही देखते हैं और साइट मैप को ही वो साइट को आगे लेके जाते हैं। ठीक है,
अगर robots.txt फाइल है, robots.txt फाइल में हम ये करते हैं किस सर्च इंजन से हमें डिसेबल करना है, किस सर्च इंजन से हमें इनेबल्ड करना है। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट गूगल पे तो रैंक हो, याहू पे ना हो, बिंग पे ना हो, तो हम उनको डिसेबल कर देते हैं, गूगल को इनेबल कर देते हैं। ठीक है, वो अपने हाथ की बात है। वैसे तो ऐसा करना नहीं चाहिए, सभी से इनेबल होनी चाहिए, क्योंकि सब सर्च इंजन अपनी जगह काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, उसके बाद आता है ओल्ड टैग्स। जब आप कोई इमेज अपलोड करते हो तो वहाँ पे ऑप्शन, एक साइड में ऑप्शन आता है टाइटल और ओल्ड टैग्स का। ओल्ड टैग्स का ये काम होता है, अगर हम ओल्ड टैग्स में हम कीवर्ड और टाइटल ऐड करते हैं, जैसे कि जो हमारी वेबसाइट का कीवर्ड है जिस पर हम कंटेंट लिख रहे हैं वो हम ऐड करते हैं और टाइटल वो ऐड करते हैं, तो ओल्ड टैग इमेज को, तो ओल्ड टैग्स की वजह से गूगल हमारी इमेज को रैंक करता है, जो हम हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए काफ़ी पॉपुलर होती है। गूगल फ्रेंडली यूआरएल आता है। गूगल फ्रेंडली यूआरएल में हम, जैसे कोई वेबसाइट है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ nhdigitalworld.com है, ये सिंपल डोमेन हो गया। ठीक है, अगर हम उसको ऐसे सर्च करेंगे nhdigitalworld.com तो वो ओपन हो जाएगी। अगर हम उसको सर्च करेंगे www.nhdigitalworld.com तो क्या पता वो ओपन ना हो। तो ये गूगल फ्रेंडली यूआरएल होता है कि हम किस तरीके से सर्च करें उसको तो वो ओपन हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको कुछ और भी पूछना है ऑन पेज में तो वो मेरे को बता देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके बाद आता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का आज के टाइम में सबको ही पता होगा कि एसईओ में कंटेंट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कंटेंट से ही हमारी वेबसाइट ग्रो होती है, कंटेंट से ही हमें अच्छी रैंकिंग मिलती है। अगर कंटेंट अच्छा होगा, यूनिक होगा, तो हमारी वेबसाइट ग्रो होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें अपने प्रपोजल में ऐड करनी है। ये चीज़ों का मेरे को सब चीज़ों को पता था, तो मैंने इसलिए अपने प्रपोजल में ऐड करी हैं। आपको जिन चीज़ों को पता है आपको सिर्फ वही ऐड करनी है। ये नहीं कि आप सेम प्रपोजल बना दो मेरे जैसा, फिर क्लाइंट का रिस्पॉन्स भी आए, वो पूछे कि ये क्या होता है तो आप उसको एक्सप्लेन ना दे सको। ठीक है, तो ये आपको जो चीज़ पता है ऑन पेज में वो चीज़ ही ऐड करनी है। उसके बाद आता है ऑफ पेज एसईओ। हम सब पता है कि एसईओ दो टाइप्स का होता है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। वैसे तो इनकी डेफिनेशन में काफ़ी बड़ी होती है, ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, पर एक छोटी सी वर्डिंग में बताऊँ शॉर्ट करके। ऑन पेज एसईओ में तो हम साइट के अंदर चेंजेस करते हैं, HTML कोडिंग, मेटा टैग्स वगैरह ऐड करते हैं, जिससे कि गूगल उनको क्रॉल करे और हमारी साइट को रैंक लेके आए। ठीक है, ऑफ पेज में होता है हम अपनी वेबसाइट को अलग अलग वेबसाइट पे लिंक कराते हैं, अलग अलग वेबसाइटों से लिंक कराते हैं, जिससे उन पे जितना ट्रैफिक है उनसे कुछ ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे भी आए, जिससे हमारी साइट अच्छी रैंक हो और हम इन फ्यूचर अच्छे पैसे कमा सकें। ठीक है, तो ऑफ पेज एसईओ के काफ़ी पार्ट है, आउटरीच, फोरम पोस्टिंग, ब्लॉग कमेंटिंग, गेस्ट पोस्ट। इन सभी पार्ट्स की मेरे पास काफ़ी अच्छी डाटाबेस है और मैं इन पार्ट्स की मेरे को अच्छी नॉलेज है और मैं इन पार्टों को काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। आपको जिन पार्टों का नॉलेज है ऑफ पेज एसईओ में आपको वही ऐड करने हैं। इन सभी पार्ट्स पे मैं एक का पार्ट से मैं 3-3 4 वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसमें आपको हर चीज़ क्लियर करूँगा पूरे अच्छे तरीके से। और इसमें आपको हम, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम इसमें आपको साइट लिस्ट भी ऐड करेंगे। जो अगर आपने वो वीडियो कंप्लीट नहीं देखी हो तो मैं ये बटन में लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको अच्छे तरीके से देखना। ठीक है, तो हम इन सभी पार्ट्स की आपको साइट्स भी देंगे। हम कोई फेक साइट नहीं देंगे कि जो मतलब हमने साइट दे दी वो लाइव ही ना हो, मॉडरेशन हो या कुछ एरर हो उसमें, ऐसी साइट नहीं देंगे, हम लाइव साइटें देंगे। ठीक है, जो जिस चीज़ साइटों की आपको ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, हमें बताना कि सर हमें इस साइटों की ज़रूरत है। अगर मैं आउटरीच पे वीडियो बना रहा हूँ तो मैं थोड़ी लिस्ट आपको आउटरीच की भी शेयर करूँगा, फोरम कमेंटिंग की, फोरम पोस्टिंग की बना रहा हूँ तो उसकी भी शेयर करूँगा। मतलब जितने पार्ट्स की, इनको 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे को इन सभी पार्ट्स की नॉलेज है, तो मेरे को मैंने ये पार्ट लिखे हैं। अगर आपको इन पार्ट्स की नॉलेज नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारों मत लिखना, क्योंकि फिर ये आपके लिए एक्टिविटी होती है। क्लाइंट पूछ ले बाई चांस तो आपके पास कोई आंसर नहीं होता, आप इस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, तो ये सब पार्ट्स हो गए, एक आप पार्ट से देख लेना। तो अब मैं नीचे चाहता हूँ, ये है वी डू ऑल, ये लाइन हमेशा ऐड करनी है प्रपोजल में, क्योंकि ये सबसे इंफॉर्मेटिव लाइन होती है कि वी डू ऑल टास्क मैनुअली विद नो यूज ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। कि मैं सभी लिंक्स बनाता हूँ, मैं मैनुअली बनाता हूँ, मैं किसी सॉफ्टवेयर से कॉपी पेस्ट नहीं करता या किसी कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके ऐसे नहीं रखता, क्योंकि आज के टाइम में जो वर्क होता है एसईओ का, लिखने का काम ज़्यादा होता है, राइटिंग का काम ज़्यादा होता है उसमें, तो उसमें है ना कॉपी पेस्टिंग ज़्यादा चलती है। तो इस लाइन से थोड़ा क्लाइंट को कॉन्फिडेंट रहेगा कि ये बंदा मैनुअली बनाता है, क्योंकि अगर हम कॉपी पेस्ट करके किसी कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं या उसको पोस्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं है उसका, वो क्लाइंट की साइट के लिए बड़ा बेकार है। इससे उसके इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं, स्पैम स्कोर बढ़ सकता है उसका,
उसकी साइट रैंक नहीं हो सकती है, और भी कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो गूगल के बोट्स काफ़ी एक्टिव हैं, अब ये नहीं पता किस बात की पेनल्टी दे दें, तो ये लाइन हमें ज़रूर ऐड करनी है, ठीक है। आगे लिखने हैं आपको टूल्स, कि आपको किस टूल्स की नॉलेज है। मैं आपको दिखा देता हूँ, नॉलेज ऑफ दिस टूल्स, मतलब आपने यहाँ पर लिख सकते हो नॉलेज ऑफ दिस एसईओ टूल, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक, इनके बारे में मैंने ऊपर बता दिया है। कीवर्ड प्लानर, कीवर्ड प्लानर को अगर आपके एसईओ का पर्सन है तो कीवर्ड प्लानर को तो आपको जरूर पता होगा। कीवर्ड प्लानर क्या होता है, कैसे वर्क करता है। कीवर्ड प्लानर पे अगर हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद वो काफ़ी कीवर्ड को हाईलाइट्स कर देता है उससे रिलेवेंट, तो उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि हम इस कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड प्लानर का काम है। ऊबर सजेस्ट भी काफ़ी अच्छा टूल है, इसमें कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, बैकलिंक निकाल सकते हैं। AHREF SEMrush, ये तो काफ़ी पॉपुलर टूल है, ये तो हर पीपल्स को पता होंगे कि इनका क्या वर्क होता है, इसको मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, पर वैसे मैं इन पे कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाऊंगा AHREF SEMrush कि इनसे कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, अच्छे कीवर्ड्स को कैसे टारगेट करें, अपनी साइट के को रैंक कैसे लेके आएँ, कॉम्पिटिटर कैसे फाइंड करें, पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाऊंगा, तो उसमें सब चीज़ें क्लियर करूँगा, ठीक है। GT मैट्रिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। मोज मैजेस्टिक, मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, जिन टूल्स की मेरे को नॉलेज है मैं वो ऐड कर रहा हूँ, अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं है तो ये ऐड मत करना, ठीक है। तो इसके बाद हम लिखते, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम कभी भी क्लाइंट को ये नहीं कहते कि हमारा इतना रेट है, हम इतने रेट में वर्क करेंगे, हम कभी ये चीज़ क्लाइंट को नहीं कहते, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना, क्लाइंट सोचता है कि अभी तो डिस्कशन भी नहीं हुई कुछ और ये रेट थोड़ा ऐसे बोल रहे हैं, तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम हमेशा प्रपोजल में ज़रूर लिखेंगे इसको हाईलाइटेड करके कि हम आपके रेट एक्सेप्ट करेंगे और आपके साथ अच्छा वर्क करेंगे, अगर आप हमारे वर्क को लाइक करते हो तो हम लॉन्ग टर्म वर्क करेंगे, आई विल वेट यूर रिस्पॉन्स फॉर द। ये लाइन तो आपको जो है कॉपी पेस्ट कर लो, ये लाइन तो ज़रूर ऐड करनी है। कभी इसमें ये नहीं करना कि माई चार्जेस इज़ दिस, माई चार्जेस इज़ दिस, ऐसा कुछ नहीं करना। ये प्रॉपर चीज़ है, ये चीज़ें हमें बतानी है क्लाइंट को कि मैं आपके रेट से एग्री हूँ, आप जो देंगे मैं वर्क करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर ऐड करनी है, इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है चीज़ें। उसके बाद आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको वही चीज़ आती है कि आप वर्क कर रहे हो, क्लाइंट को ये चीज़ दिखानी। रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्लाइंट को लगता है कि इसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, इस फ्रीलांसर ने या इसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है एक टाइम के लिए। क्योंकि अगर हम इसको पूछें कि इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखा हुआ है एसईओ एनालिसिस ऑफ क्लाइंट वेबसाइट, कि मैं एनालिसिस करता रहूँगा साइट का, अगर हम बाय चांस उनको रिकॉर्ड की ज़रूरत है तो वहाँ से इजीली ले सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दो लाइंस जो मैंने आपको बताई है, आई विल एक्सेप्ट यूर रेट्स, एक तो रेट वाली लाइन और एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सेम कॉपी पेस्ट कर लेना जो भी कुछ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सबसे ज़्यादा इंप्रेशन प्रपोजल का इससे पड़ता है कि मैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ क्लाइंट को, क्योंकि हर कोई क्लाइंट ये चाहता है कि हमें अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, हमें अच्छे एम्प्लॉय मिले जिससे हम सेटिस्फाई रहें, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल कुछ नहीं है, ये अपना ये लिख देना है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर एनी क्वेश्चन क्वेरी रिलेटेड टू वर्क। इसमें लिखना है कि आप मेरे को फील फ्री कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर मैं हमेशा रेडी रहूँगा आपका आंसर देने के लिए, कुछ क्वेरी हो वर्क रिलेटेड तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको ईमेल भी शेयर करूँगा, या फिर जो भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हो वहाँ पे डिस्कशन करके मैं सब चीज़ें सोल्व करूँगा, ठीक है। तो लास्ट के 3-4 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको सेम का सेम लिख देना है, थोड़ा बहुत चेंजेस करके, ठीक है। उसके बाद चेक माई प्रीवियस वर्क एग्जांपल, इसमें हमें एग्जांपल देने होते हैं कि हमने क्या वर्क किया है। अब हमने सारी चीज़ें तो बता दी कि हमने ऑन पेज में ये किया है, ऑफ पेज में ये किया है, पर अब क्लाइंट का ट्रस्ट फैक्टर कहाँ मजबूत होएगा कि ये तो वैसे ही बता रहे हैं, अब इनकी क्या पता उन्होंने कुछ किया है कि नहीं, कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया हो प्रपोजल। तो एग्जांपल हमें ज़रूरी देने होते हैं, अगर एग्जांपल नहीं दोगे ना तो इसमें मैं साफ कह रहा हूँ, अगर एग्जांपल आपके पास नहीं है तो काम आने के बड़े कम चांस होते हैं, क्लाइंट रिस्पॉन्ड बहुत कम करता है, ठीक है। तो एग्जांपल देने आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एग्जांपल दीजिए, तो मैंने गूगल डॉक्स के शीट लिंक दिए हैं, आप एक्सेल फाइल के दे सकते हो, उसके बाद सिंपल थैंक्स करना है। तो ये थी कुछ चीज़ें, आई थिंक आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसमें आपको ये चीज़ नहीं लिखनी व्हाट इज एसईओ प्रपोजल, ये सिर्फ पॉइंट्स थे। आपको जो प्रपोजल लिखना है इस तरीके से स्टार्ट करना है, और आपको मेन पॉइंट है जो भी उसको हाईलाइटेड कर देना है, बोल्ड कर देना है, और इस तरीके से आपको लिखना है अलग अलग पॉइंट्स बना के,
ठीक है। तो अगर इस तरीके से आप लिखते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपके पास काम आएगा ही, क्लाइंट रिस्पॉन्ड देगा ही। पर आगे आपके ऊपर डिपेंड है आप क्लाइंट को सेटिस्फाई किस प्रकार करते हो। अगर आप में क्वालिटी है तो आप क्लाइंट को सेटिस्फाई भी करोगे। ये सिंपल प्रपोजल ये सिंपल प्रपोजल है। इस प्रपोजल को आप सभी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे फ्रीलांसर, फाइवर, अपवर्क, काफ़ी प्लेटफॉर्म है। इन पे आप काफ़ी किसी प्रपोजल को किसी तरीके से ट्राई कर सकते हो। 100% आपके पास काम आएगा। अब ये बात हो गई, मैंने शुरू में एक बात कही थी कि जैसे कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें किस तरीके से प्रपोजल नहीं लिखना चाहिए। वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आप उस तरीके से प्रपोजल मत लिखना। अगर आप लिखते हो तो थोड़ा प्रोफेशनल टाइप नहीं लगता वो, और कम रिस्पॉन्ड आने के चांस बड़े कम होते हैं। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा बैक लेके चलता हूँ अपने इसमें। मैंने ये बनाया हुआ है एक डॉक्स और नोट राइट प्रपोजल। तो मैंने ये डॉक्स बनाया हुआ है, इसमें हमें इस तरीके से नहीं लिखना पैराग्राफ वाइज में। हम इस तरीके से प्रपोजल कभी मत लिखना, क्योंकि क्लाइंट इतना प्रपोजल को एक चीज़ को नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ हाईलाइटेड चीज़ों को पढ़ेगा। जैसे कि हम पिछले प्रपोजल में किया हुआ है, हमने पॉइंट बनाए हुए हैं, तो उस तरीके से वो पढ़ेगा। ऐसे प्रपोजल को मत कभी भी ऐड करना, क्योंकि ऐसे प्रपोजल को इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि एक चीज़ ध्यान से पढ़े। उनका मेन होता है कि इंट्रोडक्शन, और उसके बाद थोड़े पॉइंट हाईलाइटेड, जो चीज़ हम करेंगे, क्या क्या हम उसमें एनालिसिस करेंगे, वो 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अब ये तो चलो ठीक है, ये लिखो। आप देखो इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है, माई चार्जेस इज $1000 पर मंथ ऑफ लिंक बिल्डिंग वर्क। तो ये चीज़ें हमें कभी ऐड नहीं करनी है। ठीक है। हमें अपने चार्जेस कभी ऐड नहीं करने। अगर क्लाइंट स्पेशल पूछे, उसने कुछ दिया हुआ है, फोल्डर बनाया हुआ है, उसने पूछा हुआ है, रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन को कि मेरे को अपना प्राइस बताओ, तब हमें बताने हैं, ऐसे में बिल्कुल नहीं बताने हैं। ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, इस तरीके से हमें कभी पैराग्राफ टाइप में नहीं लिखना, हमेशा हमें इस तरीके से ही लिखना है, क्योंकि इसमें हर पॉइंट अच्छी तरीके से हाईलाइटेड है, सारी चीज़ें क्लियर है, साफ़ सुथरा है, और क्लाइंट देखेगा 2-4 चीज़ें ऑन पेज की पढ़ेगा, ऑफ पेज की पढ़ेगा, जो भी एसईओ का है। इस तरीके से आप किसी प्रपोजल को बना सकते हो। जरूर नहीं कि आप एसईओ को ही बनाओगे, आप कुछ भी प्रपोजल आप किसी को बना सकते हो, मतलब कि इसी में बनाना है। पर ये काफ़ी अच्छा, इस इन प्रपोजलों को अगर आप ट्राई करते हो क्लाइंट के पास भेजने के लिए, तो मैं गारंटी देता हूँ कि वर्क आएगा आपके पास। क्योंकि मैं भी कभी टाइम में मैं ऐसे ही प्रपोजल लिखता था, जो मैंने आपको बताया है पैराग्राफ टाइप्स में, मेरे को कभी रिस्पॉन्ड ना आते थे। तो मैंने फिर काफ़ी सर्च किया यूट्यूब पे, गूगल पे, मतलब कि फिर मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया मिला, गूगल से मेरे को काफ़ी कुछ आइडिया मिला कि इस तरीके से बनाया करो, ये पॉइंट्स होने चाहिए। तो फिर मैंने उसको बनाया, मैंने इस टिप्स को फॉलो किया, और आज मेरे पास काफ़ी क्लाइंट है, और मेरी सभी प्रोफाइलें अच्छी रैंक कर रही हैं, अच्छे लेवल में है। ठीक है। तो आप भी मेरी तरह इन चीज़ों कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हम आपके साथ ऐसे इस तरीके से आइडिया लेके आते रहेंगे, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप इस वीडियो से आपको अच्छे आइडिया मिल गए होंगे कि प्रपोजल कैसे बनाएं। आप इस टिप्स को फॉलो करो, ये टिप्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। और अगर आपको प्रपोजल नहीं आया है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि सर हमें अब भी वर्क नहीं आ रहा। तो मैं इससे बेस्ट तरीका वैसे कुछ नहीं है, मैं और भी बेस्ट तरीके आपके रिसर्च करके बताऊंगा। ठीक है। और अगर आप एक फ्रेशर हो, आपके पास कुछ एग्जाम्पल नहीं है कि आपने क्या वर्क किया है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं आप फ्रेशर के लिए वीडियो बना दूंगा कि आप इस तरीके से प्रपोजल भेज सकते हो। तो इस चैनल पर बने रहिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी पूरे डिजिटल मार्केटिंग की और मेक मनी ऑनलाइन की। अगर हमारे चैनल पर बने रहे तो आप डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे तरीके से सक्सेसफुल होगे, और आप अच्छे पैसे कमाओगे। ठीक है। ओके।